नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त हो गया है महादंगल का। मुंबई से बारामती के रास्ते में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर आज सुबह सुबह देश को सदमे में डालने वाली बहुत बुरी खबर सामने आई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया। सुबह लगभग 8:46 पर मुंबई से 208 किलोमीटर दूर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान चली गई। अजित पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे। वो मुंबई से सुबह 8:10 पर रवाना हुए थे। महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट के मुताबिक पायलट ने बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन रनवे साफ नजर नहीं आ रहा था, तो वो विमान को दोबारा ऊंचाई पर लेकर गया। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इस दौरान विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया, उसमें आग लग गई। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक लैंडिंग के दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया था, ना ही कोई मेडे कॉल की थी। एटीसी के मुताबिक बारामती एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी भी लगभग 3000 मीटर की थी, यानी विजिबिलिटी ठीक थी। फिर पायलट रनवे क्यों नहीं देख पा रहा था? क्या विमान में कोई तकनीकी खराबी थी? लगभग 3 साल पहले इसी ऑपरेटर वीएसआर वेंचर का एक चार्टर्ड प्लेन मुंबई में क्रैश हुआ था। तब डीजीसीए ने ऐसे ऑपरेटर पर कोई प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया था? जांच पड़ताल पारदर्शी तरीके से क्यों नहीं की थी? ये सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। लेकिन इन सब के बीच इस हादसे में सियासत के सुर भी सुनाई देने लगे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। जब उनकी पुरानी पार्टी में यानी शरद पवार गुट में लौटने की खबरें आ रही थी, उसके ठीक पहले ये दुर्घटना शक पैदा करती है, ये कह रही हैं ममता बनर्जी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस आशंका को सही कहा है, यानी प्लेन क्रैश में विपक्ष साजिश देख रहा है। अब सवाल यह है, क्या यह मौका सियासी सवाल उठाने का है या फिर हादसे की वजह तलाशने का? महादंगल में आज इसी मुद्दे पर सवाल करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले इस हादसे पर हो रही बयानबाजी सुनिए। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है। There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, proper investigation under the supervision of Supreme Court. इतनी बड़ी आग कैसे लगती कि पूरा, अभी मैंने जब तस्वीर देखी तो पूरा एकदम राख हुआ, बेचिराग जो शब्द है ना, वैसे राख हुआ। बिल्कुल। अब इसकी मैं बहुत सीबीआई हो जो भी एजेंसी की बहुत गंभीरता से जांच कर। सबसे पहले तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि एयरक्राफ्ट में कहां से कैसे क्या गड़बड़ी हुई और इतना बड़ा हादसा हुआ। इसकी जांच होनी चाहिए। हमारे वहाँ पूरी जांच हो जाएगी। मतलब अचानक जो भी हादसा हुआ है उसमें जो सभी जो लोग पायलट भी थे वो भी मतलब उसमें उसकी डेथ हो गई है। तो जरूर इसकी पूरी जांच होगी, लेकिन एक बड़े आदमी को हम मतलब खो चुके हैं। अभी जो एक्सीडेंट जो हुआ है उसका जो इन्वेस्टिगेशन उसको भी हमने शुरू कर दिया है कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पूर था उधर। जिस तरह से यह हादसा हुआ है, यकीनन हादसे की जांच होनी चाहिए पूरी पारदर्शिता के साथ। इसकी वजह तलाशनी चाहिए कि आखिर क्या कारण रहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर की इस तरह से जान चली गई।
क्या इसके पीछे कोई साजिश है, जैसा कि विपक्षी दलों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है, या फिर सियासत बेवजह अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ शायना एनसी जी, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। एहतेशामुल हक जी, आप नेता टीएमसी के, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर नवीन कुमार जी, प्रवक्ता एनसीपी अजित पवार गुट से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन प्रशांत ढल्ला जी, पूर्व फ्लाइट इंस्पेक्टर है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा जी, एविएशन एक्सपर्ट हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदेश रावल जी, कंसल्टिंग एडिटर हैं मॉलिटिक्स के, वो भी जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले अजित पवार गुट से ही शुरुआत करना चाहूंगी। एनसीपी के प्रवक्ता प्रोफेसर नवीन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन कुमार जी, ममता बनर्जी की ओर से इस हादसे को लेकर शक जाहिर किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि जब शरद पवार के साथ वो फिर से जुड़ना चाह रहे थे, पुरानी पार्टी के साथ जुड़कर एकजुटता दिखाना चाह रहे थे, उस समय यह हादसा होना शक जाहिर करता है और इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। उन्होंने अदालत से इसके लिए अपील की है। आप किस नजरिए से देख रहे हैं ममता बनर्जी के इस बयान को? चित्रा जी, आज अजीत दादा पवार साहब का गुजरना न सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ी क्षति है, हिंदुस्तान की राजनीति में एक उदयमान नेतृत्व का लुप्त होना भी है। ये बहुत बड़ा हादसा है। अब जो सियासी लोग इसमें प्रपंच रचने की कोशिश में हैं, उनसे थोड़ा सा आग्रह है कि थोड़ा शांत रहें। जांच होगी, निश्चित रूप से जांच होगी। हाँ, अजीत दादा पवार साहब ने एक चीज़ ज़रूर आपको बता दिया है कि ज़िंदगी जियो तो ऐसे जियो कि ज़िंदगी जीना सीख ले, मरो तो ऐसे मरो कि मौत भी थर्रा उठे। लेकिन आज का दिन यकीनन आप सबके लिए बेहद गमगीन दिन है और महाराष्ट्र की सियासत में अजित पवार जितना बड़ा नाम थे, उनकी सियासत भी उसी तरह से पैनी थी। आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। जी प्लीज। हाँ, ये ठीक है चित्रा जी, एकदम सही है कि अजित पवार साहब एक मास लीडर थे, बहुत ज़बरदस्त पकड़ थी उनकी जनता में। आपको एक उदाहरण देते हैं जिससे आप समझ पाएंगे उनकी कीमत क्या रही कार्यकर्ताओं के बीच में। एक बार मैं बॉम्बे में था उनके पास में, और इसी बीच में उन्होंने आग्रह किया कि आप चुपचाप बैठिए, जरा सा जनता का काम कर लेते हैं, उसके बाद आपसे निपटेंगे। इसी बीच में 5 विधायक आ गए जिनके लिए सीटें खाली नहीं थी। इन्होंने कहा कि आप क्यों अब जनता को उठाकर बैठना चाहते हैं, आपको पता है टिकट कौन देता है? 5 विधायक ने कहा दादा आप देते हो। जिताता कौन है? तो दादा आप जिताते हो। दादा ने कहा छूटते के साथ, और आपको पता है कि वोट हमको कौन देता है? ये जनता जो बैठी हुई है ना, ये देती है। आप नीचे बैठेंगे, जनता कुर्सी पर बैठी रहेगी। ये कार्यकर्ताओं का सम्मान था उनके नज़र में। कितने बड़े नेता थे। आप यकीनन शायद यही बड़ी वजह रही कि शरद पवार से अलग होने के बावजूद जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा महाराष्ट्र विधानसभा का, और जो अप्रत्याशित नतीजे आए, खुद 41 सीटें एनसीपी अजित पवार गुट ने हासिल की, वो अपने आप में बेहद अभूतपूर्व रहा था। मैं मुंबई से जब बारामती के रास्ते में जा रही हूँ, इस वक्त बीच में मेरी मौजूदगी है, मैंने देखा एक दूध का टैंकर जा रहा था जिस पर अजित दादा पवार लिखा हुआ था और वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। कई जगह अलग अलग कार्यक्रम के लिए भी मैंने देखा एनसीपी के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम लगे हुए थे और वहां पर तैयारियां चल रही थी। आज सब जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति में यकीनन एक ऐसा चिराग महाराष्ट्र ने खो दिया है जिसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती है। लेकिन देश की सियासत हर चीज़ में अपने लिए पॉलिटिक्स ढूंढती है, और इसी पर अब मैं आगे बढ़ते हुए एनसीपी के मेहमान के पास जाना चाहूँगी, और मैं ये आपसे जानना चाहूँगी एनसीपी की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए टीएमसी से एहतेशामुल हक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एहतेशामुल हक जी, अब एनसीपी के लोग कर रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रखिए, जाँच हो जाएगी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि आज का ये दिन, आज की ये तारीख कम से कम राजनीति ढूंढने के लिहाज से ठीक नहीं है? अब वो शरद पवार के साथ फिर से जा रहे थे, इस वजह से उनका क्या हादसा हो गया, ये शक पैदा करता है। क्या इसकी वजह रही? इस तरह के बयान जब आप देंगे, आप सोचिए कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जो अभी गमजदा हैं, अभी तो अजित पवार का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है और पॉलिटिक्स अपने चरम पर जा पहुंची है। क्या ये मौका ठीक है राजनीति करने का? देखिए चित्रा त्रिपाठी जी, इस तरह की कोई बात नहीं है। आज जो घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी अभी कभी भी हम लोग भरपाई नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने
एक बहुत बड़े नेता जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे उनको खोया है। तो ये राजनीति करने की बात नहीं है। ये कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि वो वापस पुरानी पार्टी में जाने वाले थे। इसी बात को लेकर के कहीं न कहीं ये समझते हैं कि ये असमंजस की बात है और ये कहीं न कहीं शक का ये गुंजाइश पैदा करता है कि इस तरह की, अभी कुछ दिन पहले इस तरह की उन्होंने अपने बयान दिए थे कि मैं पुरानी पार्टी में वापस जाना चाहता हूँ। तो ये कहीं न कहीं ये शक का दायरा है। ये कहीं न कहीं ये समझ लिए कि बहुत बड़ा एक सवालिया निशान छोड़ के गया है कि 8:46 में हमारे डिप्टी समझ लिए वहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजित पवार जी नहीं रह पाए और उनका प्लेन में एक इतनी बड़ी समझ लिए दर्दनाक हादसा हुआ और वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो ये बहुत बड़ा दुख की घड़ी। सबसे पहले मैं ममता बनर्जी आपकी लीडर ने, जरा सोचिए अब चूंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं तो क्या ममता दीदी की ओर से इस तरह का बयान दिया जाएगा? उनकी ओर से बयान दिया गया है, उन्होंने अपना दिल्ली दौरा रद्द कर लिया, कोई सुरक्षित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सही जांच की बात उनकी ओर से कही गई है। ममता बनर्जी कह रही है अगर ऐसी घटना किसी सीनियर पॉलिटिकल लीडर के साथ हो सकती है तो ये हमारे सिस्टम की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती है। ममता बनर्जी आगे कह रही है मैंने ऐसी खबरें देखी थी कि एनडीए में होते हुए वो अपनी राजनीतिक स्थिति को लेकर विचार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में ये घटनाएं बहुत चिंताजनक हैं। मुझे दूसरी एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच होनी चाहिए। अब मैं शायना एनसी जी सीधे आपके पास आते हुए, ममता बनर्जी की ओर से ये बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वो जांच की मांग कर रही हैं। इस पर क्या है आप लोगों का टेक? शिवसेना शिंदे गुट का शायना एनसी जी। चित्रा जी, सबसे पहले तो श्रद्धांजलि अजीत पवार के पूरे कुटुंब को, सुनेत्रा वैनी, जय पार्थ और पूरे परिवार को, पवार परिवार को। इतना अफसोस होता है कि एक तरफ एक दुखद समाचार आता है और दूसरे तरफ ममता बनर्जी अपनी राजनीति कर रही है। मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि सचिन पायलट भी अपने पिताजी को गंवाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ यही हुआ, पंकजा मुंडे के साथ गोपीनाथ मुंडे जी का जो हादसा हुआ, या फिर विजय रूपानी और अभी अजीत पवार। मुझे लगता है कि हर केस अलग है और जब एक एक्सीडेंट होता है तो ये षड्यंत्र का रूप देना ये नीच राजनीति है, क्योंकि सभी को दुख हो रहा है। आज के दिन महाराष्ट्र को दुख हो रहा है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। वो मेरे पड़ोसी थे, हमारा बाउंड्री वॉल एक रहा है सालों साल, और उनकी एक विशेषता थी कि हर सुबह इतनी जनता की संख्या आती थी उनके घर के बाहर उनके काम के लिए। और आज के दिन भी चित्रा जी 6 बजे से 7:30 बजे वो जनता को मिल रहे थे, उसके बाद वो निकले बारामती के लिए। तो जिस व्यक्ति ने अपना काम और अपना नेता के दृष्टि से काम निभाया, मुझे लगता है उनके लिए प्लीज़ श्रद्धांजलि देते वक्त ऐसे राजनीति न लाए तो बेहतर है। हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार में एक इंजन कम पड़ गया है। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ जी शिंदे बारामती पहुंचे हैं और सभी देश भर से लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि 50 साल जो उनका कार्यकाल रहा, जहां वो वित्त मंत्री थे, जहां वो इरिगेशन मिनिस्टर थे, जहां वो डेप्यूटी सीएम थे, और सोच लीजिए कि 50 साल लगातार काम करना और फिर ये बोलना कि ये एक षड्यंत्र था या कहाँ है सेफ्टी। मुझे लगता है ये बहुत ही नीचे स्तर का विश्लेषण है। तो कृपया आज के दिन तो उनको श्रद्धांजलि देते वक्त ये समझ लीजिए कि उनकी जो योगदान था इस महाराष्ट्र को लेके सिर्फ एनसीपी के कार्यकर्ता तक सीमित नहीं है, आम जनता के एक एक व्यक्ति जिनके ऊपर उनका प्रभाव रहा, उनके तरफ से हम सब श्रद्धांजलि देते हैं एक महान नेता को। ठीक है, आप ये कह रही हैं कि इस तरह की बातें जिन लोगों की ओर से की जा रही है वो नीच राजनीति कर रहे हैं। मेघा प्रसाद भी मेरी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसके पहले हम आदेश रावल का रुख करना चाहेंगे। आदेश, अब बड़ा सवाल ये है, देखिए शरद पवार खुद पहुंचे हैं, अभी उनकी ओर से या उनके परिवार की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर चूंकि 2 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में, 1 साल के बाद उत्तर प्रदेश में होने हैं, अखिलेश यादव भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ममता बनर्जी ने तो सीधे सवाल खड़े करते हुए जोर दिया है कि वो अपनी पुरानी पार्टी यानी शरद पवार के साथ वापसी करना चाहते थे और उसके ठीक पहले इस तरह का हादसा हो जाना शक गहराता है। ये खालिस राजनीति है या वास्तव में ममता बनर्जी इसके जरिए अजित पवार को लेकर अपनी संवेदनाएं और गंभीरता दिखाना चाहते हैं? क्या समझ में आ रहा है आदेश?
चित्रा, ये दो अलग बातें हैं। मुझे लगता है कि शाइना एनसी ने दो बातें फैक्चुअली रॉन्ग बोली हैं कि सचिन पायलट के फादर राजेश पायलट और गोपीनाथ मुंडे, इन दोनों के जो निधन हुआ था वो सड़क हादसे में हुआ था, और यहाँ पे जिक्र विमान के क्रैश होने का हो रहा है। दूसरी बात, आपने जिक्र किया ममता बनर्जी के स्टेटमेंट का। मुझे लगता है कि इन्होंने एक शंका जाहिर की है कि इसमें कोई षड्यंत्र हो सकता है। तो अगर ममता बनर्जी एक सूबे की मुख्यमंत्री ऐसी बात कह रही हैं, तो मुझे लगता है कि अगर कल जब उनका फ्यूनरल होगा उसके बाद अगर परिवार भी ऐसी मांग करता है तो मुझे लगता है जांच कराने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा हमें देखना ये पड़ेगा कि परिवार क्या चाहता है। अगर परिवार के मन में शंका है, उनके परिवार ये चाहता है कि जांच होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि फिर एक जांच महाराष्ट्र सरकार या केंद्र सरकार अपनी तरफ से करा सकती है। इस एक हादसे ने चित्रा महाराष्ट्र की राजनीति, एनसीपी की राजनीति और पवार फैमिली की राजनीति को बदल दिया है। आप देखिए किस तरीके से जब 2022 में उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करके एकनाथ शिंदे जो है मुख्यमंत्री बने, और ठीक उसके एक साल के बाद एनसीपी भी टूटी और अजीत पवार जो है वो इस बात में कामयाब रहे कि उनके पास एनसीपी का सिंबल रहा। और ठीक उसके एक साल बाद 2024 में आप याद कीजिए, जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे तो देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना पड़ा था। तो इस एक घटना ने इस राजनीति को चेंज कर दिया है। अब 2024 में जब फिर से विधानसभा चुनाव होते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति एक अलग रुख लेती है और वापस देवेंद्र फडणवीस वहाँ के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। आपको याद होगा चित्रा, और दर्शकों को याद होगा कि बारामती से सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले आमने सामने लड़े थे, और उसके बाद अजीत पवार ने ही कहा था कि ये मेरी गलती थी, जिसका मुझे अफसोस है। अब बात विलय की चल रही थी। देखिए, मुझे लगता है क्योंकि सिंबल अजीत पवार के पास था तो विलय मुझे लगता है कि फिर शरद पवार को अपनी पार्टी का अजीत दादा की पार्टी में करना पड़ता। मैं सिर्फ इसके लीगल एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूँ, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो इन सब बातों के बीच ये हादसा एक मुझे लगता है गहरा सदमा है एनसीपी के लिए, एनसीपी फैमिली के लिए और पवार फैमिली के लिए। मुझे लगता है कि अब सारे समीकरण पवार फैमिली के अंदर भी बदल जाएंगे। जिस तरीके से सुप्रिया सुले दिल्ली की राजनीति करती थी और अजीत दादा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स करते थे, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अब ये उल्टा हो जाएगा कि सुप्रिया सुले कहीं ऐसा ना हो कि वो महाराष्ट्र की राजनीति करें, क्योंकि फिलहाल दोनों पार्टी का विलय तय है और पवार साहब को मुझे लगता है कि इसमें घुसना पड़ेगा और उसकी लीडरशिप को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। बाद में हो सकता है कि वो सुप्रिया सुले को पार्टी कमान सौंप दें, लेकिन इसके लिए सुनेत्रा पवार तैयार होंगी, ये बड़ा सवाल है आदेश, क्योंकि वो खुद राज्यसभा के सांसद हैं जिन्होंने बारामती से चुनाव लड़ा था सुप्रिया सुले के खिलाफ। हालांकि बदलती परिस्थितियों में क्या पवार फैमिली फिर से एक हो जाएगी या फिर सुनेत्रा पवार अपनी अलग राह अख्तियार करेंगे, क्योंकि उनके बेटे हालांकि पूरी तरह से सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन क्या इसके जरिए वो आगे बढ़ना चाहेंगे यह भी दूर की बात है। लेकिन पहले सवाल इस बात को लेकर कि क्या कोई बड़ी साजिश हुई है या फिर विपक्षी दलों की ओर से झूठ मूठ का भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है और सरकार को लेकर जनता के मन में एक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मेघा प्रसाद हमारे साथ जुड़ी हुई। मेघा, अब आपके पास सीधे आते हुए आदेश रावल ने जो बातें कही है, देखिए इससे थोड़ा विस्तार ले लेते हैं। ये बात सच है, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। वजह क्या रही हादसे की, ये एक अलहदा विषय हो सकता है, लेकिन जांच तो होनी ही चाहिए, क्योंकि वो इस प्रदेश के इतने बड़े नेता, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जिनका इस तरह से निधन हुआ है प्लेन क्रैश में, और उसके पहले की जिस तरह खबरें आ रही हैं, यकीनन वो थोड़ी आशंकाओं को बल देती हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि पारदर्शी तरीके से पूरे मामले की जांच की जाए। लेकिन जो ये बातें ममता बनर्जी एक शक व शुबा पैदा कर रही हैं, क्या वो राजनीति ज्यादा नजर आती है? मेघा। चित्रा, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, थोड़ा आदेश को करेक्ट कर दूं। वो कह रहे हैं कि रोड के हादसे में ये दोनों नेता जिनका जिक्र किया गया था वो गए हैं, तो माधवराव सिंधिया जी की का देहांत या उनकी मौत हुई थी एक प्लेन क्रैश में 30 सितंबर 2001 में मोट्टा गांव। मैंने माधव जी का नाम नहीं लिया मेगा, तो मैं ये फैक्ट्स प्रेजेंट कर रही थी आदेश, और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। राजेश पायलट और गोपीनाथ मुंडे की बात की है जी, मैं आगे बढ़ना चाहूंगी चित्रा। जो मेगा करेक्ट योरसेल्फ, राजेश पायलट, जो गोपीनाथ, जो ममता बनर्जी ने कहा है चित्रा, वो विशुद्ध राजनीति है, वो बिल्कुल विशुद्ध राजनीति। और जब वो ये बात कह रही हैं आज, जब वो बात बाहर आके कह रही है कि कोई भी सेफ नहीं है, तो वो कहाँ तार जोड़ने की कोशिश कर
करे और उन्होंने अपना दौरा भी रद्द कर दिया। उन्होंने दौरा ये बोल के रद्द किया कि कोई भी सेफ नहीं है। तो क्या कहने की कोशिश कर रही है कि कौन है इसके पीछे, और फिर ये पूरा एक चीज, एक बैक स्टोरी देने की कोशिश करना कि वो वापस जाना चाहते थे, शायद इस वजह से ये हादसा हुआ। अब मैं आपको तथ्य आपके सामने रखती हूँ चित्रा। तथ्य ये है कि एक्सीडेंट ब्यूरो जो है हमारी AAIB, जो सिविल एविएशन के तहत है, वो टीम पहुंच चुकी है हादसे के साइट पर। वो AAIB की टीम, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB की टीम वहां पहुंच गई है। ब्लैक बॉक्स रिट्रीव हो गया है, वो जांच शुरू कर चुके हैं, ये सब कुछ हो चुका है। इनफैक्ट ये दोनों पायलट्स की क्या बैकग्राउंड है वो भी पूरी चेक करके वो भी जानकारी हमारे पास है। हम अभी साझा नहीं करना चाहते क्योंकि औपचारिक तरीके से ये हमें बताया नहीं गया है, लेकिन वो टीम वहां पहुंच गई। और मैं आपको ये भी बताऊं चित्रा कि हर एक एंगल पे इन्वेस्टिगेशन होगा, हर एक एंगल पे इन्वेस्टिगेशन होगा, और उसमें सैबोटाज का एंगल भी है। आप ये जांच कर ही नहीं सकते हैं सिर्फ ये कहकर कि एक टेक्निकल प्रॉब्लम हुई होगी या टेक्निकल डिफिकल्टी हुई होगी। लेकिन चित्रा, आज मुझे लगता है कि हमने जितने एक्सीडेंट्स कवर किए हैं या जितने प्लेन क्रैश कवर किए हैं, आज जितनी जानकारी फटाफट साझा की गई है, सरकार के द्वारा साझा की गई है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जो बातें लिखी हैं और स्टेटमेंट के द्वारा मीडिया तक पहुंचाई हैं, उसमें ATC ने क्या आखिरी बात की, आखिरी के 4-5 मिनट की क्या बात हुई। 8:18 में ये ऑफिशियल तरीके से हमें जानकारी बताई गई है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा कि 8:18 में आज सुबह ATC से संपर्क हुआ इस एयरक्राफ्ट का। और फिर लगातार हम चला भी रहे हैं मेघा, लेकिन ये बात बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात भी जायज है कि पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। और विपक्षी दल भी इसी देश के नेता हैं, विपक्षी दलों की ओर से भी अगर कोई सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो उसमें भी गंभीरता बरती जानी चाहिए, क्योंकि एक प्रदेश के बड़े नेता का ये सवाल है और परिवार के लोग जिस स्तर पर चाहे उस स्तर पर जांच हो। विपक्षी दलों की ओर से अगर कोई शंका व्यक्त की जा रही है तो शंका का समाधान करना सरकार का काम है। और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की बात करी है, अब क्या ऐसा होगा ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन कुल मिलाकर जांच लगातार जारी है। हमारे साथ डिप्टी सीएम अजित पवार के शव को बारामती मेडिकल कॉलेज रखा गया है, जहां पर आपको बता दें विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड ले जाया जा रहा है, जहां पर लोग उनके शव को अंतिम विदाई दे सकें। वैभव परब इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। वैभव, तस्वीरें दिखाइए, पूरी की पूरी गमजदा माहौल है वहां पर। अपने नेता को इस तरह से खो देंगे कार्यकर्ता, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज सुबह से जब से ये खबर आई हमने देखा एनसीपी के कार्यकर्ता किस तरह से रोते बिलखते चारों तरफ नजर आ रहे हैं। तस्वीरें दिखाइए, क्या आप देख रहे हैं आगे की, अब क्या तैयारी है, अंतिम संस्कार कल किया जाना है, उसको लेकर क्या अपडेट है वैभव? देखिए, मैं जहाँ पे पार्थिव शरीर लाके रखेंगे वहीं पर मैं खड़ा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से हिल नहीं सकता, इतनी भीड़ है, नेटवर्क का इशू बार बार आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि अजित पवार की जिस प्रकार की खबर बाहर आई है उसको देखते हुए महाराष्ट्र के हर एक जिले से, हर एक गांव से अब अपने कार्यकर्ता है अजित पवार के, वो यहाँ पे आए हैं। अब सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि हम पीछे देखेंगे तो UBT के नेता है, एकनाथ शिंदे के मंत्री प्रताप सरनाइक है, पार्टी प्रेसिडेंट सुनील तटकरे है, धनंजय मुंडे है, सभी दत्ता मामा बरने है, सही कई सारे जो मंत्रीगण है, ऑल पॉलिटिकल पार्टी है, वो यहाँ पे आई है। मैं मेरे कैमरामैन को बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा कैमरा आप पीछे करके जो पीछे की भीड़ है वो दिखाइए, यानी इसकी पूरी गंभीरता है इस अंत्यविधि दर्शन की, अंतिम दर्शन की, ये लोगों तक पहुँच जाए। कि देखिए, ये पूरी तस्वीर है महाराष्ट्र के हर एक कोपरे से आई हुई, हर एक यहाँ से आई हुई है। हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। दादा, कहाँ से आए आप? दौंड। प्रोटोकॉल आखिरी झलक पाने के लिए आप काम चालू है। करमाळा से आए दादा। ये बहुत दूर से आए हैं, करमाला यानी सोलापुर जिले से आए हैं, यानी हर एक जन है वो अपने नेता की आखिरी झलक देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। और यहाँ की जो भीड़ है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी थोड़े समय के बाद है चित्रा जी यहाँ पे ये पार्थिव शरीर है वो लेकर आएंगे। यहाँ पे जो देखेंगे तो जहाँ पे पार्थिव शरीर
रखेंगे वहाँ पे अजित पवार जी का पार्थिव शरीर जहाँ पे रखेंगे वहाँ पे उसके पीछे एक तस्वीर लगाई है अजित पवार की, जो हंसती हुई तस्वीर है और उसको सफ़ेद फूलों से सजाया हुआ है। यानी पूरी तैयारी अब यहाँ पे हो गई है, बैरिकेडिंग यहाँ पे लगाए गए हैं और नेतागण है वो यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। राजन सालवी जी है, एकनाथ शिंदे के जो करीबी माने जाते हैं, जिशान सिद्दीकी है, बाबा सिद्दीकी के लड़के जिनकी कुछ ही महीनों पहले हत्या हुई थी, वो यहाँ पे मौजूद है। यानी ऑल पार्टी के लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और सबकी आंखें एकदम से नम है, क्योंकि ये अचानक सा हादसा हुआ है। हम जिस प्रकार से एलिगेशंस लग रहे हैं, जिस प्रकार के आरोप हो रहे हैं, हम उनके बारे में बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल जो माहौल है वो दुखद माहौल है और इस माहौल के आगे यहाँ पे कोई आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो नहीं करना चाहते हैं। खुद रोहित पवार है, अजित पवार के चचेरे भाई के लड़के हैं, वो भी विधायक है, वो भी यहाँ पे खुद यहाँ पे सब लोगों को विनती कर रहे हैं कि आप यहाँ पे सुरक्षित रहें, कोई भगदड़ ना मच जाए। देखिए पवार फैमिली को मानने वाले ये सब पूरे जो कार्यकर्ता है ना, ये पूरे पवार फैमिली के समर्थक हैं, वो चाहे शरद पवार के हो या अजित पवार के हो। हम यहाँ पे आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए रोहित पवार है वो खुद यहाँ पे लोगों को अभिवादन कर रहे हैं, लोगों को शांत बैठने के लिए बोल रहे हैं। उनकी भी आंखें नम है, सुबह से जैसे उनके पास खबर आई वो लोगों से अपील कर रहे हैं। वैभव, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। यकीनन वहां पर जिस तरह का माहौल है, वैभव परब हमारे सहयोगी इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। गमज़दा माहौल है, चारों तरफ आंसुओं का सैलाब है। अचानक से अपने नेता को अगर कार्यकर्ता खो दें तो उनको किस तरह का आघात लगता है, उसको शब्दों में बांध पाना बेहद मुश्किल है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, चारों तरफ एक अजीब सी शांति सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि अजित पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे, अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह से अनाथ वो छोड़ कर गए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके जीवन की अलग अलग कहानियां जो सीधे अजित पवार से जाकर जुड़ती हैं। अजित पवार ने कई ऐसे लोग रहे जिनका हाथ पकड़कर उन्हें बड़ा नेता बनाया। अजित पवार कई ऐसे लोग रहे जिनके साथ अलग अलग वक्त पर उन्होंने जिस तरह के रिश्ते बनाए और संजोए। आप सोचिए, शरद पवार से अलग होने के बावजूद कभी भी शरद पवार या फिर अजित पवार में हमने व्यक्तिगत रूप से कोई मनभेद नहीं देखा, राजनीतिक रूप से मतभेद जरूर हुआ करते थे। फिलहाल पवार परिवार के लिए इस समय कितने दुख की घड़ी है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब आ जाते हैं उस शंका पर, आखिर इस तरह के हादसे हो क्यों रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर नवीन कुमार जी बने हुए हैं एनसीपी अजित पवार गुट से, लेकिन उसके पहले कैप्टन प्रशांत ढल्ला जी पूर्व फ्लाइट इंस्पेक्टर हमारे साथ हैं और स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा जी एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन प्रशांत ढल्ला जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, विपक्षी दलों की ओर से तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के इतर जब कोई भी इस तरह का प्लेन उड़ रहा होता है और जब उसको लैंडिंग करानी होती है, किस तरह की चुनौतियां आती है और अभी तक जो भी तस्वीरें सुबह से लेकर शाम तक आपने देखी हैं, जांच में जो बातें अब तक निकलकर सामने आई हैं, क्या समझ में आ रहा है? कहां पर गलती हुई, कहां पर चूक हुई, या फिर वास्तव में कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है? किस तरह से आप इसको डिस्क्राइब करेंगे? देखिए चित्रा जी, बहुत दुखद घटना है। लियर जेट 45 एक बहुत प्रचलित जहाज है इंडिया में, और VSR वेंचर्स काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें प्रोफेशनल्स हैं, पायलट्स हैं। फ्लाइट मुंबई से बारामती जब जाती है, लैंडिंग से कुछ ही क्षण पहले इसका क्रैश हो जाता है। ये एक मिस्ड अप्रोच पहले एक पायलट करते हैं, उसके बाद में दोबारा से जहाज को ऊपर लेके जाते हैं। सेकंड अप्रोच में ये दुर्घटना होती है। देखिए, एक क्रैश के पीछे कई सारे पहलू होते हैं, कई समूह होते हैं, एरर्स जिसको हम कहते हैं। ये एक ह्यूमन एरर हो सकता है, एक टेक्निकल एरर हो सकता है, एक वेदर रिलेटेड फिनोमेना हो सकता है। ये जांच का विषय है, किंतु इस समय हमें ये जरूर समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर रही होगी, क्योंकि पायलट ने पहली अटेम्प्ट में लैंडिंग नहीं कर पाए, वो असमर्थ रहे। बहुत अनुभवी पायलट्स थे, काफी सक्षम थे, उनको ट्रेनिंग दी गई होगी बहुत। और ये समझना बहुत जरूरी है कि बारामती एयरपोर्ट में कई किस्म की लैंडिंग्स पहले भी की जा चुकी हैं। वहाँ पे फ्लाइंग क्लब्स हैं कई प्रकार के।
और वहाँ पे विजुअल अप्रोच करने के लिए एक निर्धारित विजिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। ये सब जांच के विषय है। उस समय उस क्षण क्या विजिबिलिटी थी, क्या पायलट्स ट्रेन थे उस लैंडिंग के लिए, एयरक्राफ्ट में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी या कोई शॉर्टकट्स लिए गए थे, ये सारी चीज़ें बहुत अहम है। आई एम श्योर रेगुलेटर और इन्वेस्टिगेटर पूरी तरह से इस पे लगे होंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर इस रिपोर्ट में सामने आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि कुछ ना कुछ जब जांच आगे बढ़ेगी तो क्या है सच इस हादसे का वो सामने आ जाएगा। लेकिन जैसा कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आखिरी उड़ान के हादसे के पहले 2 चक्कर लगाए गए थे पायलट की ओर से उस विमान को लेकर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ इसको लेकर जांच लगातार जारी है। लेकिन हम सब ने देखा था इसके पहले किस तरह से गुजरात के पूर्व चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी नहीं रहे, उनके साथ कितने हमारे जो आम यात्री थे वो भी मारे गए थे जब गुजरात में प्लेन क्रैश हुआ था। और इसके बाद इसके पहले भी कई ऐसे हादसे इस देश के भीतर हो चुके हैं। हादसों को रोका क्यों नहीं जा सकता? क्या कोई तकनीकी खराबी थी? विजिबिलिटी क्या कम थी? कहां पर इतनी बड़ी चूक हुई? क्योंकि चूक का मामला है, वरना और जो विपक्षी दलों की ओर से कहा जा रहा है कि हादसे के बाद सारा ठीकरा पायलट के ऊपर फोड़ देना, यह भी ठीक नहीं है। अपने बाकी मेहमानों के पास जाऊं उसके पहले गणेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हादसे वाली जगह से बारामती से जुड़ चुके हैं। गणेश, सीधे आपके पास आते हुए, जांच लगातार जारी है, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। इस समय किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि यही वो जगह है जहां से सबूत इकट्ठा किए जाएंगे और उसके बाद इस हादसे का सच क्या है वो देश के सामने आ पाएगा। गणेश, चित्रा, बहुत अहम जानकारी और कुछ ऐसी बातें मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा जिससे इस हादसे के पीछे क्या ह्यूमन एरर था, जो अब थियरी आ रही है। एक्सपर्ट से मेरी बात हुई है, यहाँ चश्मदीदों से बात हुई है, उनके बातों से लग रहा है कि ह्यूमन एरर का एंगल निश्चित रूप से खंगाला जाएगा, उसकी तफ्तीश की जाएगी। उसकी वजह आपको बताता हूँ चित्रा, मेरी दाईं तरफ अगर देखेंगे तो ये टेबल टॉप रनवे की शुरुआत है। ये टेबल टॉप यानी थोड़ा ऊंचाई पर बना रनवे है ये, और इसी दिशा से सबसे पहले पायलट ने लैंडिंग करने की कोशिश की, लेकिन पहले अप्रोच में विजिबिलिटी नहीं होने की बात कहते हुए उन्होंने गो अराउंड किया और बाद में दोबारा से विजिबिलिटी होने की बात कह के सेकेंड अप्रोच, इस रनडाउन पे सेकेंड अप्रोच करने की कोशिश की। अब जो जानकारी मिल रही है, जो यहाँ लोग थे वो बताते हैं कि विमान यानी चार्टर प्लेन की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, यानी जो डिसेंट होता है, डिसेंट कंट्रोल नहीं किया गया क्या, या डिसेंट रेट पायलट की तरफ से कंट्रोल नहीं हुआ क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और उस दिशा में जांच हो रही है। क्योंकि जिस प्रकार रनवे पे ये चार्टर प्लेन ना आते हुए बाईं तरफ ये मनूवर किया है, बाईं तरफ मुड़ा है, तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद पायलट्स ने डिसेंट रेट कंट्रोल नहीं किया। डिसेंट रेट वो होता है कि आप जब एयरक्राफ्ट आपका नीचे की तरफ उतरता है और रनवे की तरफ उतरने वाला होता है, उस समय आपको डिसेंट रेट यानी आपकी स्पीड और सारी चीज़ें देखते हुए जो कोऑर्डिनेट्स है उस कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक रनवे पर टचडाउन करना होता है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि स्पीड बहुत ज़्यादा थी, डिसेंट रेट कंट्रोल नहीं कर सके, और जैसे ही ये लैंड करने के लिए ये एयरक्राफ्ट पहुंचा, पायलट को शायद लगा कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है और मैं अगर लैंड करता हूँ, थ्रस्ट लैंड करता हूँ तो शायद हादसा हो सकता है। और बाद में जब वो नज़दीक आ रहे थे तो उन्होंने थोड़ी जगह देख ली दाईं बाईं तरफ, क्योंकि टेबल टॉप रनवे है तो बाईं तरफ थोड़ी जगह मिल गई होगी, तो शायद उन्होंने लेफ़्ट मनूवर करने की कोशिश की होगी, जिसकी वजह से ये बाईं तरफ जाकर ये क्रैश हुआ। तो डिसेंट रेट कंट्रोल नहीं किया गया क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा मैं अगर आपको चित्रा बताऊं तो जब लैंडिंग की बात आती है तो लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन जिसे कहते हैं, जिसे फुल फ्लैप्स, गियर्स, थ्रस्ट फुल बैक, ये एयरक्राफ्ट उस समय लिफ्ट करने की पोजीशन में होता नहीं है। तो अगर आप डिसेंट कंट्रोल नहीं कर पाते और लैंड करने के लिए जाते हैं और अगर लैंड करना खतरा महसूस करते हैं तो उस समय आप उसको लिफ्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे में ह्यूमन एरर की बात यहाँ पर आ रही है, जिसकी तफ्तीश की जा रही है कि डिसेंट रेट कंट्रोल नहीं किया गया था क्या, इस वजह से लैंडिंग करते समय जब लगा कि अगर लैंड करूँगा तो दिक्कत आ सकती है तो शायद लेफ्ट की तरफ मनूवर हुए। ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर अब DGCA या तमाम एजेंसीज छानबीन करेंगी। और दूसरी बात, जो पायलट है उनकी हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। आपको बता दें कि किस तरह का उनका रिकॉर्ड रहा है। कंपनी की तरफ से कहा गया कि 15,000 आवर्स वो फ्लाई कर चुके हैं, लेकिन कुछ हिस्ट्री है, जब वो सहारा में थे, जब वो इंडिगो में थे, वो हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है।
अब जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में हम खुद कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन जांच में सामने आएगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको देखा जा रहा है इनके पायलट के रिकॉर्ड को लेकर, और उसको देखते हुए पिछले 8 साल से VRS इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं वो, लेकिन कुछ लाइसेंस पे क्या कुछ ऐसी बातें आई हैं सामने जो बातें आई हैं जो के रिकॉर्ड, तो निश्चित रूप से ये भी देखा जाएगा कि पायलट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, और जैसा मैं बता रहा था कि क्या ये ह्यूमन एरर था, और उस दिशा में अब जांच आगे ले जाई जा रही है। चित्रा, ठीक है। अब यकीनन आखिरी वक्त पर आखिर ऐसा क्या हुआ, इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? क्या ये ह्यूमन एरर है? गलती कहां पर हुई, या फिर ये तकनीकी खामी है? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन कुल मिलाकर सभी सन्नाटे में है कि आखिर अजित पवार को कार्यकर्ताओं ने ऐसे कैसे खो दिया। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा जी, एविएशन एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका अनुभव अब तक का क्या बताता है? तमाम तरह के सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है जिस VSR वेंचर की बात कही जा रही है, क्योंकि इसके पहले 2023 में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। 3 साल के भीतर कंपनी के 2 विमान क्रैश हो जाते हैं। 14 सितंबर 2023 को मुंबई में विमान क्रैश हुआ था, और आज इसी ऑपरेटर का एक और विमान क्रैश हो गया। इसको लेकर भी लोगों के भीतर बहुत सारे सवाल हैं जिसका वो जवाब जानना चाहते हैं। आपको क्या बातें समझ में आई हैं? आखिरी वक्त पर आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतना बड़ा हादसा हो गया? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो जब हम इन सारे इंसिडेंट को देखते हैं तो ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आप सुन रहे हैं सब लोगों से, और काफ़ी नेगेटिव स्टेटमेंट्स है इस समय में, लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो जो एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड है, AIB है हमारा, जो मिनिस्टर सिविल एविएशन के अंडर आता है वो, उसके अलावा DGCA, ATC, और जो जिस कंपनी का ये प्लेन है बॉम्बार्डियर का, इसके अलावा जिस कंपनी के इंजन है हनीवेल के, उन सब की इन्वेस्टिगेशन होती है, प्रॉपर रनवे की सब चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होती है। इनफैक्ट जो AIB की टीम है वो VSR वेंचर्स की कंपनी में ऑलरेडी विजिट कर चुकी है। इस पर्टिकुलर प्लेन के जो प्रीवियस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, लॉग बुक्स हैं, वो सारी निकाली जा चुकी हैं, और उनके डायरेक्टर की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गई है कि ये प्लेन 100% फिट था, फ्लाइंग में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर हम पायलट्स की बात करते हैं, कैप्टन सुमित कपूर हजारों घंटे के फ्लाइंग थे, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। कैप्टन शाम्बी शर्मा भी काफ़ी एक्सपीरियंस पायलट थी, और ये VIP फ्लाइंग आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास इतना एक एक्सपीरियंस हो फ्लाइंग का। उसके अलावा अगर हम करंट सिचुएशन की बात, प्रीवियस वाले इंसिडेंट की बात करें, तो उस समय तो एक चीज़ क्लियर थी कि वो रनवे पे स्किड हुआ था बिकॉज वहाँ पर बारिश का समय था और पानी बहुत ज़्यादा था, तो एक्वा प्लानिंग नाम का एक प्रॉब्लम होता है, वो हुआ, उसकी वजह से वो स्किड हुआ। थैंकफुली उसमें कोई फेटल इंजरी नहीं हुई है, सबकी जान बच गई। लेकिन इस केस में क्या हुआ है, जहाँ पे हमें इन्वेस्टिगेशन में जो पता लगा है अभी तक, वो ये है कि पहली अप्रोच जब इन्होंने बनाई तो वेदर क्लियर नहीं था, उनको रनवे जो था विजिबिलिटी नहीं क्लियर थी, और ATC को उन्होंने बोला कि रनवे मुझे क्लियर नहीं है, उन्होंने गो अराउंड करा। सेकंड अप्रोच में ATC के कॉल पर उन्होंने अफर्म किया कि हाँ अब मुझे रनवे क्लियरली नजर आ रहा है। अब ये चीज हमारे को ब्लैक बॉक्स रिट्रीवल के बाद ही पता लगी कि ये दिखने के बाद भी, देखिए ये पहली चीज तो जो रनवे है ये कोई ऐसा प्रॉब्लमैटिक रनवे नहीं है, कोई पहाड़ के ऊपर छोटा सा रनवे नहीं है, क्योंकि जो ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है इसके लिए जो रनवे चाहिए बहुत छोटा चाहिए लैंडिंग के लिए, अराउंड 700-800 मीटर में लैंड कर जाता है, प्लस एम्पल फ्यूल था, तो अगर 2-3 बार भी वो गो राउंड करते और वापस मुंबई भी आराम से जा सकते थे, इतना फ्यूल भी कैरी कर रहा था। लेकिन अगर उन्होंने फिर भी सेकंड टाइम लैंडिंग की कोशिश करी है तो यही हमें देखना है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या कोई प्रेशर था कि लैंड किसी भी हालत में करना है, जो हमने पहले भी देखा कि पॉलिटिकल फ्लाइंग में ये प्रेशर्स होते हैं। तो ये चीज़ अब जब ब्लैक बॉक्स रिट्रीव हो गया है उसके बाद ही आएगा। ऑल्सो एक चीज मैं चित्रा जी और बताऊंगा, जब जो हमारे पॉलिटिशियंस लेकिन हमने ये भी देखा है कि बहुत लंबा वक्त लग जाता है, किसी भी प्लेन हादसे की जांच का रिजल्ट आने में इतना लंबा वक्त हो जाता है, तब तक दूसरा कोई प्लेन विमान हादसे का शिकार हो जाता है। क्या ये जो ड्यूरेशन है, क्योंकि देश सच जानना चाहता है और सच सामने आने में सालों साल लग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे की क्या वजह समझते हैं आप? चित्रा जी, इसका रीज़न बहुत सिंपल होता है कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें एक इंसान नहीं होता, उसमें पूरी टीम बैठती है, बहुत ही क्वालिफाइड इंस्पेक्टर्स की, बहुत ही क्वालिफाइड जो इंडिविजुअल्स होते हैं, हर एक बॉडी होती है इसमें इन्वॉल्व। तो जब भी इस पर्टिकुलर ब्लैक बॉक्स को मिल्क करा जाएगा, मतलब उसमें से सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जाएगी, फिर हर एक बॉडी से चीज़ों को कंफर्म करा जाएगा और एक रिपोर्ट कंपाइल करी जाती है हर एक इंडिविजुअल का एंगल लेते हुए, और तभी उसे पब्लिक करा जाता है। इससे पहले भी जितने एक्सीडेंट इंसिडेंट्स हुए हैं उनमें हफ्तों और महीनों का समय लगता है
डिपेंडिंग ऑन कि वो कितना बड़ा इंसिडेंट था। सारी इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट डीजीसीए की वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन्ड होती है ताकि लोग उसे पढ़ सके, समझ सके। जो एयर इंडिया इंसिडेंट भी था उसमें भी आप देखें अभी महीनों लग रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा हादसा था, वो कोई भी लूज स्टेटमेंट पास नहीं करेंगे। इस केस में भी जितना मर्जी पॉलिटिकल प्रेशर हो, जो इंस्पेक्टर्स हैं वो अपने समय के हिसाब से ही रिपोर्ट लेकर आएंगे। रिपोर्ट लेकर आएंगे और उसके बाद जो भी सच है इस पूरे मामले का वो देश के सामने आना ही चाहिए। और विपक्षी दलों से भी यही अपील कि थोड़ा सा धैर्य रखें। मुझे लगता है कि किसी भी मामले में राजनीति करना जायज़ नहीं हो सकता है, वो भी तब जब इतने बड़े लीडर का इस तरह से निधन हुआ हो, इस तरह से उनकी जान गई हो और उसको लेकर अभी से इस तरह के सवाल खड़े कर देना और पॉलिटिकल एंगल इसमें तलाशना, ये कम से कम अभी इसको कतई जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। एक बार फिर से शाना एनसी जी, अब मैं आपके पास आते हुए, क्योंकि आखिरी वक्त पर क्या हुआ था, लोग इस बात पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे रहे हैं, लेकिन राजनीति भी चरम पर है। इन सब के बीच पारदर्शी तरीके से जांच हो, जांच का रिजल्ट सामने आए, पूरा देश, महाराष्ट्र प्रदेश भी आप लोगों से यही चाहेगा। और इसको लेकर अब तक क्या किया गया है, क्योंकि आप लोग प्रदेश की सरकार में हैं, अजित पवार खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। उनका जो सच है, कैसे उनका निधन हुआ, कैसे उनकी जान चली गई, इसका सच सामने आया, इसको लेकर अभी तक क्या हुआ है, जिसके बारे में आप जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को। सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगी कि जांच तो होना ही चाहिए, हर एक केस में जांच चाहिए, लेकिन ऐसे षड्यंत्र रचाना और बोलना कि लोग सेफ सुरक्षित नहीं, मैंने जो शुरुआत में कहा, मैंने कहा बहुत सारे नेता ने अपनी जान गंवाई। ये सिर्फ हेलीकॉप्टर क्रैश या एक एयरलाइन क्रैश तक नहीं, रोड एक्सीडेंट्स भी है, वो मैं उजागर करना चाह रही थी। तो कभी कभार चित्रा जी, हम लोग ऐसे टाइपकास्ट करते हैं कि नेता का काम ही ये है, नेता का काम वो है, लेकिन जो सैक्रिफाइस नेता को करना पड़ता है, उनके परिवार को भी करना पड़ता है। आज के दिन वो संवेदनशीलता के साथ हमें देखना चाहिए। अजीत पवार जी का जो कंट्रीब्यूशन रहा 50 साल में, इसलिए आप देख रहे हैं ये भारी संख्या में लोग यहाँ जो मौजूद है बारामती में। इसके बावजूद यहाँ ममता बनर्जी का जो स्टेटमेंट है, मुझे लगता है कि बहुत ही दुखद है, क्योंकि हमारी महाराष्ट्र की एक विशेषता थी, है और हमेशा रहेगा हमारी संस्कृति सभ्यता। हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, पॉलिटिकली आइडियोलॉजीज अलग हो सकते हैं, लेकिन मान सम्मान देना बहुत ही ज़रूरी है, तहकीकात करना एकदम ज़रूरी है, क्योंकि आते हुए दिन में देखना है कि बहुत सारे नेता हैं जो ऑन रोड चल जाते हैं, बाय ट्रेन जाते हैं, बाय एयर जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स लेते हैं, वेदर क्लाइमेटिक्स के कभी नज़रअंदाज करते हुए भी अपने प्रचार के लिए ट्रैवल करते हैं। तो ये लार्जर इशू के ऊपर भी फोकस करने की आवश्यकता है। और मैं विनती करूंगी कि महाराष्ट्र के इस पवन भूमि में जब कोई भी किसी भी व्यक्ति को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो ये ऐसे टिप्पणी न किया करें ओनली फॉर पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स। लेकिन राजनीति अपनी राह तलाश लेती है और उसको सिर्फ इसी तरह का इंतजार रहता है, ऐसा भी लगता है। और मुझे ये भी कहना होगा, ममता बनर्जी 2 महीने बाकी हैं अभी विधानसभा चुनाव में, लेकिन थोड़ा सा उनको संयम इस पूरे मामले में बरतना होगा। विजय रूपाणी का मैंने आपको उदाहरण दिया, इसके पहले भी कई ऐसे नेता रहे हैं, अलग अलग आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम, उनका भी विमान हादसे में निधन हो गए, कई ऐसे नाम रहे हैं, लेकिन विमान हादसों को रोका कैसे जाए? क्या इस पर ज्यादा बातचीत नहीं होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम खालिस राजनीति पर उतारू हो जाएं? इन सब के बीच आपको बताते चले, जिस वीएसआर वेंचर को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, अब इस हादसे पर उसकी ओर से जो बड़े दावे किए गए हैं उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास चलेंगे। वीएसआर वेंचर ने दावा किया है कि पायलट को रनवे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। शुरुआत में पायलट के पास 16,000 घंटे उड़ान का अनुभव था, को पायलट के पास 1500 घंटे उड़ान का अनुभव था। विमान में किसी भी तरह की कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। डीजीसीए फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। जांच में अभी तक कुछ निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन यकीनन आगे आने वाले वक्त में इसका सच क्या है ये देश जानना चाहता है, क्योंकि महाराष्ट्र के एक बड़े नेता को इस देश ने, इस प्रदेश ने खो दिया है। अब मैं सीधे आपके पास आते हुए एहतशामुल हक जी, आप नेता टीएमसी के हैं, मेरा फिर वही सवाल है कि क्या ममता बनर्जी को इस तरह की खालिस राजनीति से नहीं बचना चाहिए? क्या इसमें भी वो राजनीतिक चश्मा देखकर देखेंगे कि ये तो दूसरी पार्टी के थे, इस वजह से विमान हादसे? मुझे लगता है इस पर थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत है। ममता बनर्जी इतनी सीनियर लीडर हैं, उनकी ओर से इस तरह का बयान, इतना हल्का बयान, वो भी आज के दिन, एक ऐसे दिन जब पूरा महाराष्ट्र शोक में डूबा हुआ है। देखिए चित्रा त्रिपाठी जी,
देखिए चित्रा त्रिपाठी जी, ये इस तरह का बयान जो है उन्होंने अपने हमदर्दी में जिस हिसाब से कहा है बहुत ही सही कहा है कि इस तरह की जो आज देखिए हमारे बीच में नहीं रहे, कितनी बड़ी मतलब दुर्भाग्य की बात है। तो उन्होंने कहा कि ये जांच की बात है, जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। इसमें तो कोई मतलब इसका तो पॉलिटिकल कोई निकालना ही नहीं चाहिए, पॉलिटिकल कोई मानी नहीं है ये वो अपनी उन्होंने रखा कि पॉलिटिकल मतलब ये है ना कि वो अपनी पुरानी पार्टी में वापसी करना चाहते थे, उसके ठीक पहले इस तरह का हादसा हो गया। ये तो पॉलिटिकल बयान है ना, घटना है। जांच के पहले ही जांच का रिजल्ट दे देना इसको कहते हैं, ये तो पॉलिटिकल बयान है। सेफ्टी का कुछ नहीं है, बिल्कुल पॉलिटिकल बयान नहीं है। इसको पॉलिटिकल आप लोग ये क्या कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल बयान नहीं है। उन्होंने अपना इजहार ये किया, बिल्कुल पॉलिटिकल बयान है। और आज के दिन इस तरह का बयान शोभा नहीं देता है। इतने सालों से वो मुख्यमंत्री बनी है पश्चिम बंगाल की, इस तरह का बयान उनकी ओर से दिया जाएगा। आप बिल्कुल जांच होनी चाहिए, जांच से कौन इनकार कर रहा है? सब लोग कह रहे हैं जांच होना चाहिए, वो इतने बड़े नेता, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और कोई भी इस तरह का हादसा हो उसकी जांच होनी ही चाहिए। चाहे इसके पहले गुजरात में जो विमान हादसा हुआ था, उसके पहले आंध्र प्रदेश का एक विमान हादसा था, उसके पहले देश के अलग अलग हिस्सों में कई विमान हादसे हो चुके हैं और अपने देश के नागरिकों को, नेताओं को खोते हुए हम सब ने देखा है। लेकिन कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं देखी कि जिस दिन किसी इतने बड़े नेता का निधन हो और उसी दिन इस तरह का बयान सामने आ जाए। अब अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। पूरी कीजिए अपनी बात। देखिए, इसको राजनीति के हिसाब से नहीं देखना चाहिए चित्रा जी। उन्होंने अपनी बात का इजहार किया है कि जिस हिसाब से हमने इतने सालों हमारे बीच में रहे और सडनली उनकी जो ये मौत की खबर 8:46 में आई, कितनी दुख वाली बात है कि हमने हिंदुस्तान की, भारत के एक तो बहुत बड़ा नेता वो खो दिया, जो आप पिछले 50 साल से समझ लिए वो राजनीति में लोगों के लिए सेवा कर रहे। तो ये बहुत बड़ा दुख की घड़ी हम तमाम लोग, हमारी पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री, इस दुख की घड़ी में हम लोग उनके प्रति संवेदना दुख की घड़ी में इस तरह की खालिश राजनीति तो नहीं होनी चाहिए ना। एक बार मैं अजित पवार गुट के हमारे साथ प्रोफेसर नवीन कुमार हैं, जल्दी से उनकी भी टिप्पणी ले लेती हूँ। लेकिन नवीन कुमार जी, सबके ज़हन में यही सवाल है, आखिरी वक्त पर आखिर ऐसा क्या हुआ था? एनसीपी की ऑफिशियल जानकारी आप लोगों से क्या अब तक शेयर की गई है जिसके बारे में आप अपनी बातें कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए चित्रा जी, अजीत दादा पवार साहब कार्यकर्ताओं के बीच में जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं, वह उनकी कमजोरी थी। ठीक है, विमान एक चक्कर लगाने के बाद दूसरे चक्कर में जब नीचे आई और ये विमान की दुर्घटना हुई, ये साजिश अभी तत्काल ये ममता दी बोल रही हैं, अभी उनको चुप रहना चाहिए। जांच चल रही है, विभागीय जांच होगी, उससे पता चलेगा कि यह ह्यूमन एरर है कि मैकेनिकल एरर है, वो तो निकलने के बाद आएगी। और जहाँ तक जांच से अगर संतुष्ट नहीं होंगे या जांच के द्वारा आम जन संतुष्ट नहीं होगा तो आगे और भी एजेंसीज हैं, उनका भी डिमांड उठेगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। लेकिन अभी सब्र से काम लें, इसको पॉलिटिकलाइज ना करें। पहले तो देखना है कि ब्लैक बॉक्स मिला है उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स हैं, उसके आधार पर जांच आगे बढ़ेगी। हमारे आपके कह देने से और पॉलिटिकल माइलेज लेने के खिलाफ फिराक में लोग अपोजिशन वाले कूद गए हैं। अभी थोड़ा सा शांत रहें, क्योंकि अभी संवेदना इस रूप में व्यक्त करने का कोई मतलब नहीं बनता है, उससे और रोष व्यक्त हो रहा है समाज में। एक दुख की घड़ी में आप इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं पब्लिकली, ये क्या कहना चाह रहे हैं? पूरा महमात है, युवक, महिलाएं, महाराष्ट्र, देश एक बहुत बड़े नेता को खोया है। आप इस तरह का वक्तव्य अभी तत्काल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप शांत रहिए। जांच जो विभागीय है वो चल रहा है, आगे और भी जांच जब संतुष्ट लोग नहीं होंगे तो जांच की एजेंसियां बदली जा सकती हैं, वो हम लोग कंपेल करेंगे। यकीनन अब परिवार की ओर से भी क्या कहा जाता है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि आखिर अजित दादा पवार के परिवार के लोग इस पूरे हादसे को कैसे देख रहे हैं और इस पूरे मामले की जांच वो किस रूप में चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, हादसे का जिम्मेदार कौन, बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है और वो ग्राफिक्स भी आप तक पहुँचाना चाहेंगे। वीएसआर वेंचर जो ऑपरेटर है, विमानों के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, लेकिन 2023 में भी एक हादसा हुआ, उसके बाद
क्या कुछ सीख ली गई, बार बार उसी दिशा में सवाल पूछे जा रहे हैं। उड़ान के दौरान सभी निर्णयों के लिए पायलट और क्रू की जिम्मेदारी बनती है। जो जानकारी सामने आती है, इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस टीम विमान को उड़ान योग्य सर्टिफिकेट देने में भूमिका, और कहा जा रहा है किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं थी, तकनीकी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। डीजीसीए पूरे मामले की जांच करी है। जो नियामक संस्था है सुरक्षा मानकों की निगरानी के लिए ये जिम्मेदार होती है, और यकीनन अब जांच की जा रही है डीजीसीए की ओर से। और क्या जानकारी सामने आती है, ये बड़ा सवाल है। विमान निर्माता कंपनी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के लिए वो जिम्मेदार होती है, लेकिन आज जिस तरह का हादसा हुआ है उसने न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश को स्तब्ध करके रख दिया है। मेघा, मैं सीधे आपके पास आते हुए, लोगों की निगाह इस बात पर है कि आखिरी वक्त में आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या अजित दादा पवार की जिंदगी बच सकती थी अगर पायलट ने 2-3 चक्कर और लगा लिए होते, या थोड़ा बहुत, क्योंकि लोग बार बार इस तरह की अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और लोगों का भावुक हो जाना या अजित दादा पवार से जो लोग जुड़े रहे हैं उनका इस तरह से बयान देना ये स्वाभाविक भी है, लेकिन राजनीति कम से कम इस तरह के बेहद गंभीर और संवेदनशील मामलों में नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या फिर विपक्षी दल हों। मेघा। चित्रा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो जानकारी औपचारिक रूप से मीडिया से साझा की गई है कि क्या हुआ, आज सुबह क्या हुआ, 8:18 से जब से बातचीत शुरू करी इस एयरक्राफ्ट ने एटीसी के साथ, तब से 8:46 8:46 जब ये क्रैश हुआ, उसके बीच में क्या हुआ, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये बातचीत क्या हुई, सो दैट हम जो भी हमें अभी देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं चित्रा, उन्हें कम से कम ये तस्वीर साफ हो जाए कि आज एक्चुअली एयरक्राफ्ट और एटीसी के बीच में क्या हुआ। वो ये तो देखिए जांच का विषय है चित्रा, ये तो समझ तभी आएगा जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा, और ब्लैक बॉक्स मिल गया है इनफैक्ट, और ब्लैक बॉक्स की जांच की जाएगी और बहुत सारे अलग अलग पहलुओं पे जांच की जाएगी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन आप जो सवाल पूछ रही हैं कि क्या ये हो सकता था कि यहां लैंड नहीं करते और यहीं से राउंड लगाकर निकल जाते और शायद पुणे के एयरपोर्ट पे लैंड कर जाते, इतना फ्यूल था मुंबई वापस चले जाते, ये क्यों नहीं हुआ, क्यों यहां कोशिश की गई। जब ये कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन में क्यों कह रही हूं चित्रा, कंफ्यूजन इसलिए कह रही हूं कि चालक दल ने ये एटीसी से सवाल किया चित्रा, ये सवाल किया कि हवा क्या विजिबिलिटी, उनको उनके हिसाब से विजिबिलिटी क्या है और हवाओं का क्या वहां पर स्थिति है। उनको बताया गया कि विजिबिलिटी वहां पर 3000 मीटर की है और हवाएं वहां शांत हैं, और उनसे पूछा गया कि क्या आपको एक एयर स्ट्रिप दिख रहा है, तो पहली बार उन्होंने ये कहा कि उनको एयर स्ट्रिप नहीं दिख रहा है। गो अराउंड के लिए उन्हें बोला गया, वो गो अराउंड वो करते हैं, और उसके बाद ये कहा जाता है एटीसी के द्वारा दोनों पायलट्स को कि ये आपका निर्णय है, आपके विवेक पे छोड़ा जा रहा है कि आप लैंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये निर्णय आप लीजिए। तो गो अराउंड के बाद विमान ने से ये पूछा गया और चालक दल ने रनवे 11 के अंतिम आगमन की सूचना दी कि वो 11 रनवे पर लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार उन्होंने कहा कि उसे नहीं दिख रहा है ये रनवे, लेकिन दोबारा वो जवाब देते हैं कि उनको रनवे सामने दिख रहा है। उनसे रनवे के दिखने की सूचना देने को कहा गया। एटीसी ने यह सवाल पूछी, उन्होंने जवाब दिया रनवे फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, रनवे नहीं नजर आने पर फोन करेंगे, और कुछ सेकंड बाद उन्होंने बताया कि रनवे नजर आ रहा है। और उसके बाद विमान 8:43 8:43 इन द मॉर्निंग और रनवे 11 पर उतरने की मंजूरी उसको दी जाती है एटीसी के द्वारा। हालांकि लैंडिंग के बाद जो क्लियरेंस दी गई लैंडिंग की, उसके बाद कोई रीडबैक नहीं आया क्योंकि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था। और गणेश ठाकुर जैसा हम लोग को चित्रा दिखा रहे हैं, अगर वो आप तस्वीरें देखेंगी तो आपको समझ आएगा कि एयर स्ट्रिप तक वो एयरक्राफ्ट पहुंची ही नहीं। एयर स्ट्रिप, क्योंकि ये टेबल टॉप है ना, एक ऊंचाई पर है एयर स्ट्रिप, वो ऊंचाई पर है, वो नीचे ही एयर स्ट्रिप के नीचे ही वो जाके टकरा जाता है जमीन से। तो जब वो टकरा जाता है उसका मतलब क्या हुआ कि वो एयर स्ट्रिप, वो एयरक्राफ्ट पे लिफ्ट इतनी नहीं थी, पावर इतनी नहीं थी कि वो एयर स्ट्रिप के ऊंचाई तक वहां जाकर लैंड करे। अगर ये सब कुछ हो रहा है, इतनी कंफ्यूजन हो रही है, गो अराउंड हो रहा है, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, जो वो कह रहे हैं, ये सारी चीजें रिकॉर्डेड है, ये ब्लैक बॉक्स में सब सुनाई पड़ रहा होगा। अगर ये सब कुछ हो रहा था तो लैंड करने की जल्दी क्या थी? क्यों क्या ये गो अराउंड करके निकल नहीं
सकते थे, बिल्कुल, वहां से कई क्या ऐसे हो गया? सवाल है जिनका बहुत जवाब सवाल। तलाशना बाकी है, लेकिन कुल मिलाकर इसके पहले हम सब ने देखा था कुछ महीने पहले गुजरात में जिस तरह का विमान हादसा हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपाणी समेत कई जितने भी उस प्लेन में सवार लोग थे, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर सभी के सभी की जान चली गई थी। उसके बाद आज बारामती में हुआ यह हादसा कई सवालों को यहां पर जन्म दे रहा है, लेकिन विपक्षी दलों की ओर से साजिश की आशंका जताई जा रही है। इन सबके बीच आपको बताते चले, बारामती में कल अजित दादा पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा, वहां पर तैयारियां चल रही हैं और इस वक्त उनके अंतिम दर्शन के लिए बारामती में हजारों की तादाद में उनके चाहने वाले, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता जिनकी आंखों में आंसू है और बहुत सारे किस्से कहानियां जो अजित दादा पवार को लेकर वो अपनी अभिव्यक्ति करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच इस हादसे का सच क्या है, ये देश के सामने आना ही चाहिए। पूरे मामले की जांच जारी है, हर एक खबर, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए महादंगल में बारामती से दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।